द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। आप लोग हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश से संबंधित सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, उसका अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इसमें भी हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर करेंगे और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उत्तर को देते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट के अंत में अवश्य बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं प्रैक्टिस सेट को। और पहला पोर्शन जो लिया गया है हिंदी से लिया गया है और इसमें 1 से 4 तक प्रश्नों को जो काव्यांश से लिया गया है उसके प्रश्न हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ेंगे जो कि कविता के रूप में दिया गया है, काव्यांश है और हमने जो है इसको पहले ही पढ़ रखा है। आप भी इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। चलिए पढ़ लिए हैं और अगर नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो वीडियो को आराम से रोक करके पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद जो है उत्तर को देंगे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न में है सूखे पत्ते का प्रतीक किसे माना गया है। तो काव्यांश में जो सूखे पत्ते का प्रतीक माना गया है वो कौन सा है। पतझड़ के हैं, अकाल के हैं, मानसून के, सूनेपन के हैं या फिर शुष्कता के हैं। ऑप्शन अच्छा है और क्वेश्चन भी अच्छा है। तो यहाँ पे सूखे पत्ते का प्रतीक जो यहाँ पे काव्यांश में माना गया है वो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मन के सूनेपन के प्रतीक को सूखे पत्ते के रूप में माना गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। 1 मिनट, ऑप्शन चारों दिखें। चलिए दिख रहा होगा तो पढ़िए ऑप्शन और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते रहिए। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका विचारों का परिपक्वता जो होती है, गहनता की फसल कवि का इसका आशय है। पहला ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में है कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, तो क्या उस इच्छा उत्पन्न हुई है ये बताना है। तीसरा प्रश्न है तो जो इच्छा उत्पन्न हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये काव्यांश का अंतिम प्रश्न है। तो किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। आप लोग काव्यांश को पढ़े हैं, कमेंट करके उत्तर दें कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। और कमेंट बॉक्स में जो आंसर लिखें तो केवल ABCD के रूप में लिखें, इससे हम लोग जान जाएंगे। ठीक, तो चलिए इसका चौथा ऑप्शन, चौथे का जो है बी ऑप्शन सही होगा। विचारों की कलियों पर जो है बहार का आगमन हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, विचारों की कलियों पर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है ये ग्रामर पोर्शन से लिया गया है। इसमें है प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा। प्रिया होगा, माफ़ कीजिए, पिया होगा, प्रेम होगा, प्रिया होगा या फिर प्यार होगा। तो ये प्रिय जो लिखा गया है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो होगा पिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही पिया सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी जो है प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे। तो चलिए बताइए, अच्छा प्रश्न है, पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है वो कौन सी दिशा कहलाती है। आग्नेय कहलाती है, ईशान कहलाती है, वायव्य कहलाती है या फिर नैऋत्य कहलाती है। अच्छा प्रश्न है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। तो बात करते हैं, अगर ऐसे दिशा बताने हैं तो ये ये उत्तर हो जाएगा और ये पूर्व हो जाएगा। तो इसके बीच में जो दिशा यहाँ पे होती है इसको ईशान के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगले प्रश्न में है तो ये जो विराम चिन्ह लगा हुआ है ये सटीक किस वाक्य में शुद्ध लगा हुआ है ये बताना है। तो बात करते हैं यहाँ पे विराम चिन्ह की। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन देख रहे होंगे, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगले दूसरे से जो है पूछा गया है कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो अगला उत्तर देगा। ठीक, तो इसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में ही ठठेरा शब्द जो लिखा गया है यहाँ पे इसका स्त्रीलिंग बताना है। ये ठठेरा लिखा गया है तो इसका स्त्रीलिंग कौन सा होगा। ठठेरिन होगा, ठठेरिनी होगा या फिर ठठेरी होगा या ठठारी होगा। अच्छा प्रश्न है। तो बात करते हैं 8वें की। आप लोग बताएं कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो ठठेरा का जो स्त्रीलिंग होगा वो ठठेरिन हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अच्छा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में मुझे जो शब्द लिखा गया है ये सर्वनाम है मुझे, तो इसमें किस प्रकार का ये सर्वनाम है ये बताना है। उत्तम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, अन्य पुरुष का है या इनमें से कोई नहीं है।
ये सर्वनाम है, तो ये किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है? कमेंट करके उत्तर को बताएं कौन सा सही होगा इसका 9 नंबर में। तो यहाँ पे ये मुझे जो लिखा गया है, मैं से मुझे बना है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष का ये सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर पहला ही उत्तम पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न जो ये अंक लिखा गया है, शब्द का अनेकार्थी शब्द इनमें से क्या नहीं है? संख्या, गोत या फिर पृथ्वी। उसके बाद चौथा ऑप्शन है नाटक का एक भाग। चलिए हम आप लोग कमेंट करके बताइए कि जी इनमें जो है अनेकार्थी शब्दों में एक नहीं है, ये बताना है। तो ये पृथ्वी जो है ये अनेकार्थी शब्द अंक का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक का नाम क्या है? बलदेव चंद्र है, भगवान सिंह है, चंद्रवरदाई है, भट्ट केदार है। अच्छा प्रश्न है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको याद होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। भट्ट केदार इसके जो है लेखक हैं, जयचंद्र प्रकाश की। ठीक, और ये एक जो है महाकाव्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर 11 में के डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की तरफ। 12वें प्रश्न में है, तो इसमें जो ये प्रभावी शब्द लिखा गया है इसका विलोम शब्द कौन सा नहीं है? ये प्रभावी शब्द जो लिखा गया है इसका विलोम शब्द इसमें तीनों में नहीं शब्द ढूंढना है, बाकी 3 इसमें इसके विलोम शब्द हैं। तो जो नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पे अप्रभावी भी इसका विलोम शब्द है, निष्प्रभावी भी है, और प्रभाव शून्य जो है ये भी सही है। यहाँ पे ये अप्रयुक्त जो लिखा गया है ये ऑप्शन नहीं है, बाकी ऑप्शन तीनों सही है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो विलोम शब्द नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ को बताना है। तो अगर आप लोग स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन को पढ़े होंगे तो इसमें जो है आपका जो का वाली अक्षर होते हैं, का, खा, गा, घा, ये कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन का और खा राइट आंसर हो जाएगा, ये कंठ ध्वनियाँ के अंतर्गत आएंगी। तो पहला ही ऑप्शन का, खा राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में ही कौन सा शब्द तत्सम है? अच्छा प्रश्न है, कन्फ्यूज होने वाली प्रश्न है। आप लोग बताएं कौन सा सही होगा। आप लोग को लग रहा होगा ये भी है, ये भी है, ये तो है, लेकिन इसमें एक को ढूंढना है जो तत्सम है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मुमुक्षु जो लिखा गया है ये तत्सम है, बाकी सभी जो है तद्भव शब्द हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? घर का पर्यायवाची बताना है। विहार है, इला है, आश्रम है या फिर गे? इजी प्रश्न है, तो घर का पर्यायवाची गे हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और ये संस्कृत का पोर्शन है, संस्कृत के पोर्शन को हम लोग स्किप करेंगे। आप लोग को प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व करना होगा और सॉल्व भी कर रहे होंगे, जो हमारी रेगुलर हमारे साथी हैं वो उनको पता होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से यहाँ से इसके PDF को लोड करके वो सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोग नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को जा करके फॉलो कर, वहाँ से सर्च करके फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है द मास्टर प्रकाश क्लासेस। वो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसके PDF को आपको मिल जाएंगे सारे PDF। ठीक, चलिए इसके 150 प्रश्नों के PDF को आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं इंग्लिश के पोर्शन की तरफ। इंग्लिश का पोर्शन जो है इसमें हम लोग केवल जो है ये पहला पैराग्राफ से लिया गया है, आप लोग इसको पढ़ेंगे और उसके बाद आगे के पोर्शन को पढ़ेंगे। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो वीडियो को आराम से रोक करके आराम से पढ़िएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 26 नंबर में क्वेश्चन में जो कहा गया है वो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। गद्यांश को पढ़े हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ये कैपिटल जो लिखा गया है ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पहला ही ऑप्शन कैपिटल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे 27 नंबर की तरफ। तो इसमें सिनोनिम बताना है, तो मोबाइल का सिनोनिम क्या होगा? तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन इसका मोबाइल मोबाइल का होगा। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका सिनोनिम हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है 28
28 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे 29 की तरफ। 29 थोड़ा ऑप्शन बड़े हैं तो आप लोग पढ़िए। तो यहाँ पे आइदर जो इंक्रीजिंग इंटरनेशनल ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे 30 नंबर की तरफ। 30 नंबर में क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है कि मेन डिफरेंट बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेड। तो यहाँ पे ये जो इसमें डिफरेंट है वो डिफरेंट है आपका मोर इज वन कॉस्टली देन द अदर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप लोग मिलान कर दीजिए और पढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं 31 को। इसमें जो ग्रामर की दृष्टि से गलत सेंटेंस लिखा गया है उसको ढूंढना है। चलिए देखिए कौन सा गलत लिखा गया है इसमें। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर जो लिखा गया है ये यहाँ पे सी गो टू द मार्केट फॉर वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे सी के साथ में गोज होना चाहिए। ठीक, GOES होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा सी सही हो जाएगा। ये गलत है, ग्रामेटिकल यहाँ पे गलत पूछा गया था। ठीक, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है वॉइस चेंज करना है, एक्टिव वॉइस जो है इसको ढूंढना है। चलिए ऑप्शन दिख रहा होगा और ये नीचे जो ये प्रश्न लिखे गए हैं ये प्रश्न है। ठीक, तो इसमें एक्टिव वॉइस कौन सा है इसका, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे 33 की तरफ। तो इसमें है और इसको पॉइंट आउट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। जो पैसिव वॉइस में है उसको ढूंढना है। देखिए आप लोग ग्रामर के नरेशन हो गए, वॉइस हो गए, इनके सब दो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। 2-3 प्रश्न इससे आपको देखने के लिए परीक्षा में मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से जो है जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे होंगे कंटेस्ट कर लीजिए और हमारे द्वारा जो है इसको बताया ही जा रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी की तरह साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न में है करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, यहाँ पे फिल करना है जो सही होगा। तो 34 में ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे भरा जाएगा, ऑफ भर दिया जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला राइट आंसर होगा ए। बढ़ेंगे 35 नंबर की तरफ। 35 नंबर में है एडियम फ्रेज बताना है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। चलिए इसका इडियम बताना है। तो सी ऑप्शन सही होगा टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड। इसका ऑप्शन ये इडियम सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई करना है जो अंडरलाइन दिया गया है। यहाँ पे ये डिसअपियर्ड जो लिखा गया है ये किस प्रकार का वर्ब है ये ढूंढना है। तो ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से डिसअपियर्ड ये लिंकिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो गलत शब्द लिखा गया है यहाँ पे स्पेलिंग गलत है जिसकी उसको ढूंढना है। तो यहाँ पे ये ट्रेजिडी जो लिखा गया है सी ऑप्शन में ट्रेजिडी इसका स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अ बर्ड ऑफ पैसेज का इडियम बताना है। अ बर्ड ऑफ पैसेज जो ये शब्द लिखा गया है इसका इडियम कौन सा होगा। तो यहाँ पे इसका इडियम जो होगा ए पर्सन हु ट्रेवल्स विडली। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है 39 नंबर। इसमें एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन को करेक्ट करना है। करेक्ट एडजेक्टिव कौन सा होगा। और अच्छा ये करना है एडवाइस का। एडवाइस को जो है एडजेक्टिव में कौन सा सही एडजेक्टिव है यहाँ पे ये बताना है। 39 का पहला ही ऑप्शन एडवाइस का जो है एडवाइजेबल हो जाएगा। ठीक, ये इसका जो है एडजेक्टिव बनेगा। ऑप्शन नंबर पहला ए राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे 40 नंबर की तरफ। 40 नंबर में लिखा गया है यू विल उसके बाद फिर स्पेस है, आकार इफ यू फिर स्पेस है,
मेनी मनी। चलिए ऑप्शन देखिए ऑप्शन, उसके बाद जो है आंसर देने का प्रयास करिए। 40 नंबर का ऑप्शन जो सही होगा वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाय डोंट है, ठीक, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे 41 नंबर की तरफ, और 41 नंबर में जो है ये आपके विज्ञान के पोर्शन के सवाल को देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, तो इसके भी 10 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं फटाफट। तो पूछा गया है प्रश्न में, किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा प्रश्न है। तो विकिरण, सीधा प्रश्न ऐसे ही समझिए कि विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कमेंट करके उत्तर को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, ठीक। जैसे अब इस प्रश्न को उत्तर देना है तो ए बी सी डी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ताप वैद्युत पुंज जो है ये विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, और अगले प्रश्न में जो लिखा गया है कि रेफ्रिजरेटर का तात्पर्य यह है कि जो फ्रिज हमारे घरों में होती है उसमें खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, तो वो जो बचाता है वो उसका क्या कारण होता है। चलिए पढ़िए ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है, इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय हो जाते हैं। अच्छा ठीक, ये प्रश्न ये तो सही है, और अन्य ऑप्शन जो लिखे गए हैं उसको भी पढ़ लीजिए, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बताना है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब इसका ताप जो है न्यूनतम हो जाता है तो जीवाणु और फफूंद जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है। सुपर कूलिंग यहाँ पे कहा गया है, ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं सुपर कूलिंग की, तो ये जो हिमांक होता है, हिमांक एक निश्चित अंक होता है, लेकिन उससे नीचे जो होता है, हिमांक से नीचे, ये सुपर कूलिंग का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, और अगले प्रश्न में है, किसे प्रबल अस्कंदन कहा गया है, कहते हैं। प्रबल अस्कंदन किसको कहते हैं। जिंक क्लोराइड को, एल्यूमिनियम क्लोराइड को, बेरियम क्लोराइड को, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड को। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कमेंट करके आंसर को देते रहेंगे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये प्रबल अस्कंदन का इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को, इस प्रैक्टिस सेट को शेयर करते रहे, जिससे कि उनको भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिलता रहे, और आप लोग में एक दूसरे में कंपटीशन हो, जिससे कि कितने प्रश्न किसके सही हो रहे हैं, इससे भी आप लोग का काफ़ी फायदा होने वाला है, ठीक। चलिए देखिए प्रश्न को, 45 नंबर को। तो इसमें ये शब्द जो लिखा गया है पायस, ये लिखा गया है, उसके बाद की खाली स्थान है का कोलाइडी विलयन है, तो ये किसका कोलाइडी विलयन होता है ये बताना है। तो ये जो आपका दूध का कुछ रूप होता है उसी को पायस कहा जाता है, तो ये तरल में जो होता है यही कोलाइडी विलयन पायस का होता है, ध्यान रखिएगा। तो पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होता है। बढ़ते हैं 46 की तरफ। वो कोहरा हो गया, बादल हो गए, धुंध हो गए, ये आदि जो होते हैं सभी, ये किसके उदाहरण हैं। एरोसॉल के हैं, ठोस साल के हैं, फोम के हैं, जेल के हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट के रूप में जान लीजिए। नोटबुक कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करें, जो इंपॉर्टेंट बताया जाए उसको नोट कर लिया करें, ठीक। आप लोग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा साबित होने वाला होगा। तो 46 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, पहला ही सही होगा, जो कि कोहरा, बादल, धुंध जो होते हैं ये एरोसेल का उदाहरण होता है, एरोसॉल का। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे आगे प्रश्नों पे। तो इस प्रश्न में है, किस कशेरुकी में ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीजन युक्त जो होते हैं उनको ऑक्सीकृत कहा जाता है, तथा अनॉक्सीकृत जिसमें ऑक्सीजन युक्त जो नहीं होते हैं कह सकते हैं, तो रक्त मिश्रित होते अथवा पाए जाते हैं। मछली है, उभयचर है, पक्षी है, स्तनधारी है। उदाहरण आपके स्क्रीन पे है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो उभयचर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात करते हैं उभयचर की। उभयचर जो होते हैं ये जो है जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पे भी, तो जो दोनों स्थानों पे होते हैं उन्हीं को उभयचर कहा जाता है। जैसे मेढक ले लीजिए, पानी में भी रहता है और जल में भी रहता है, ठीक। तो यहाँ पे भी ऑप्शन उभयचर राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन चक्र जो है कितनी होती है, जिसको आरबीसी कहते हैं। आरबीसी का समयकाल कितना होता है ये बताना है। चलिए 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो जीवन काल है 120 दिन। ऑप्शन नंबर जो है 110 से 20 दिन होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है कह सकते हैं ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा 120 दिन। और आरबीसी का जो है निर्माण कहाँ होता है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, ठीक। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस वर्ग ग्रुप का खून सबसे अधिक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता आदाता से संबंधित है। सार्वत्रिक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता का मतलब होता है लेने वाला कौन सा है, यहाँ पे आदाता, दाता नहीं आदाता, ये ध्यान दीजिए। और प्रश्न को सबसे पहले गहनतापूर्वक पढ़ना है, अन्यथा आप लोग जो है जल्दी जल्दी में प्रश्नों को आते हुए भी प्रश्नों को गलत कर देते हैं, ठीक। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे अगर दाता की बात किया जाता तो ओ होता, लेकिन यहाँ पे आदाता की बात किया गया है जिसको प्राप्तकर्ता कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ए बी वर्ग सही हो जाएगा। ए बी जो होता है ये सभी के ब्लड ग्रुप जो चाहे जिस वर्ग समूह का जो है खून होता है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वहीं पे दाता की बात करते हैं तो ओ जो होता है ये सभी को जो है दान कर सकता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और ये भी जो अगर कहीं पे आपको मिल जाए प्लस या ये ए बी प्लस होगा या माइनस होगा तो ये पॉजिटिव होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ए बी पॉजिटिव होता है, ठीक। और जो ये दाता होते हैं वो ये नेगेटिव होते हैं, ठीक। चलिए ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको ऐसा मिल जाएगा प्लस माइनस के रूप में, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई है। चलिए 50 नंबर अच्छा प्रश्न है। आज रक्त के ही प्रश्नों को हम लोग थोड़ा 2-3 प्रश्न को देखने के लिए मिला, उसी पे डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं रक्त समूह की खोज की कर्ता की। तो यहाँ पे कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है लैंडस्टीनर एवं बैंडस्टीनर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो रक्त समूह की खोज किए हैं। और इन्होंने जो है 1901 में इसकी खोज की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गणित। और गणित के प्रश्नों को हम लोग स्किप करते आए हैं। सभी लोग जो हमारे बराबर के विद्यार्थी हैं उनको पता होगा ये कहाँ से इनको पीडीएफ मिल रहा है और कहाँ पे ये सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक। तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च करके फॉलो कर लीजिए, वहाँ से सभी पीडीएफ को आप लोग लोड करके सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद बढ़ते हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों पे। तो इसका प्रश्न जो है वो पूछा गया है 71 में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याय क्या है। चलिए देखते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याय क्या होता है। अहिंसा होता है, हिंसा होता है, त्रिरत्न होता है या फिर सत्य होता है। तो यहाँ पे दोनों धर्मों का जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है इनका दोनों का जो मतलब होता है वो अहिंसा से है। ऑप्शन नंबर पहला ही अहिंसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी संप्रदाय का उद्भव जो है कहाँ पे हुआ है, मतलब किससे हुआ है। हिंदुत्व से हुआ है, सिख से हुआ है, इस्लाम से हुआ है या फिर बौद्ध से हुआ है। सूफी संप्रदाय का संबंध इस्लाम धर्म से है। बाद में सूफी जो हुए थे ये अनेक संप्रदायों में बंट गए, जैसे चिश्ती हो गए, सुहरावदी हो गए आदि, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा 72 का वो सी ऑप्शन इस्लाम राइट आंसर हो जाएगा। बाद में ये बटे थे, ठीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सबसे अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था तभी इस नारे को दिया गया था, करो या मरो का नारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो
सी ऑप्शन महात्मा गांधी सही हो जाएंगे। महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था और ये सन था 1942 का समय था, ठीक, ये कहा गया था। मुंबई के एक मैदान था, उसी मैदान में ये कहा गया था, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे कारपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोंकण तट भी है भारत का, जानते ही होंगे आप लोग कि ये भारत का जो है पश्चिमी तट होता है कोंकण का, और इसकी दूरी एक निश्चित की गई है। तो ये जो कारपोरेशन का मुख्यालय है कोंकण रेलवे का, ये नवी मुंबई में है। ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है या फिर राजस्थान है? तो हमारे भारत का कौन सा इन चारों ऑप्शनों में कौन सा राज्य है जिसकी जो है समुद्री सीमा, समुद्र से सीमा वो राज्य नहीं बनाती है? तो वो राज्य है आपका राजस्थान। राजस्थान हमारा जो राज्य है ये समुद्री सीमा कहीं भी नहीं बनाती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो आपका डी राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है और ये जो है कहाँ पे स्थित है ये बताना है। किस देश में है? इक्वाडोर में है, जापान में है, दक्षिण अफ्रीका में है या फिर कनाडा में? कोटोपैक्सी को आप लोग जानते ही होंगे, ये दक्षिण अमेरिका के देश जो इक्वाडोर है वहीं पे ये स्थित है और ये कह सकते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो इक्वाडोर राइट आंसर होगा। ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये जो महाद्वीप है इसका ये अभी जो बताए थे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77। तो इसमें एक शब्द लिखा गया है आइसलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो इसको क्या कहा जाता है? आइसलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन को क्या कहते हैं? फॉल्ट माउंटेन्स कहते हैं, फोर्ड माउंटेन्स कहते हैं, डोम माउंटेन्स कहते हैं या फिर ब्लैक माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है 77 का। तो यहाँ पे बात करते हैं आइसलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन के, तो इसको डोम माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसको जो है डोम माउंटेन्स के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक वर्षा जो है होती है, ठीक। वर्षा होने के कारण जो है ये इस द्वीप पर जो है, इसी द्वीप को जो है मतलब यहाँ पे आइस की जो है सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक। इस कारण से इसको आइसलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डोम माउंटेन्स। बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? चलिए, तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो इनमें से कौन से नहीं हैं? बाकी 3 हैं, एक नहीं है, उनको ढूंढना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे ये महात्मा गांधी जो है ऑप्शन नंबर सी में ये जो है संविधान सभा के सदस्य के रूप में नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो है सही है, ठीक। चलिए सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि सदस्य नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, महात्मा गांधी जी हैं या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं? कौन है भारत का प्रथम नागरिक ये बताना है। तो बात करते हैं भारत के प्रथम नागरिक की। तो भारत का प्रथम नागरिक सर्वोच्च स्थान पर रहने वाला भारत का राष्ट्रपति जो होता है उसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला, भारत का राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक होता है। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, इसका पहला ही राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले की प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, मूल्यानुसार शुल्क किसका कर आधार है? वस्तु की कीमत का या फिर मूल्य वर्धित का, विज्ञापन व्यय का या वस्तु की इकाई का? 80 नंबर प्रश्नों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान दीजिएगा, मूल्यानुसार शुल्क कर आधार किसका होता है? तो ये वस्तु की कीमत का होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला ही राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल का। शिक्षण कौशल का ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, ठीक, तो उसके बाद ऑप्शन को देखा जाए। चलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ऑप्शन देखते समय क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे है, यदि एक शिक्षक की शिक्षण क्षमताओं से परिचित होना है
तो उसकी कक्षा में देखना चाहिए। एक दक्ष शिक्षक अपने छात्रों में विकसित करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं क्या करना चाहता है। ऑप्शन दिख ही रहा होगा। एक मिनट, चलिए ऑप्शन पढ़िए और बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह सुनिश्चित व्यवहार करने की पद्धति जो है अपनाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, या क्या एक अध्यापक क्या करता है। ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। 82 नंबर का। तो जब प्रभावी व्याख्यान देता है कोई अध्यापक कक्षा में, तो वो जो है, एक मिनट क्या हो रहा है, हाँ ठीक, चलिए तो यहाँ पे 82 का ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर होगा, जो कि सार्थक शारीरिक हाव भाव को समय व्यतीत करता है वो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे 83 की तरफ, और इसमें भी है, यदि आप जो है किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं, मान लीजिए आप कोई अध्यापक हैं और किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं, और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, जो विषय से अलग है उस विषय में कोई प्रश्न पूछ लेता है कोई भी बालक है, तो आप क्या करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए उस समय पे। तो यहाँ पे एक अध्यापक को ये करना चाहिए कि कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये टॉपिक से अलग है तो, अगर टॉपिक पर ही है तो तुरंत ही उसको जो है उत्तर को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः किस ओर संकेत करते हैं। तो विद्यार्थियों को त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए, तो ये किसकी तरफ इंगित करते हैं ये बताना है। चलिए, तो ये इंगित जो करते हैं ये आवश्यक उपचार युक्तियों को इंगित करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यक उपचार युक्ति का तात्पर्य है अच्छा समाधान कहाँ से मिल जाए, इसी तरफ ये इंगित करते हैं। तब यहाँ पे अगर कोई शिक्षक होगा या अच्छा सा मास्टर साहब होंगे या कोई भी अध्यापक अच्छा होगा, तो उस समय वो उन्हीं को फॉलो करेगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो उसका डी राइट आंसर था। बढ़ते हैं 85 की तरफ। 85 में है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। कमेंट करके आप लोग आंसर को देते रहें भाई, जिससे कि आप लोग को आंसर बनता रहे। तो चलिए बताइए, अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। अच्छे अध्यापक का जो गुण होना चाहिए वो गुण है कि विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो अच्छा प्रश्न है जो है, अच्छा यही सबसे सटीक है। ठीक, ऑप्शन और पढ़ लीजिए, हमें सबसे अच्छा पहला ही लग रहा है। अच्छा दिखना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। जब विषय वस्तु का ज्ञान ही नहीं है तो हित का ध्यान रखने से क्या होगा। ठीक, नेतृत्व, प्रभावी नेतृत्व का गुण होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वो सबसे अध्यापक जो है अच्छे गुण होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, तो इसको आपके द्वारा क्या कहा गया है। मतलब ये किसके द्वारा कहा गया है ये बताना है। महात्मा गांधी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, या फिर श्री अरविंदो के द्वारा। ये शब्द जो लिखा गया है, शिक्षा मनुष्य के पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, तो ये कथन जो कहा गया है ये किसके द्वारा कहा गया है, ये पूछा गया है। तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 87, इसमें है, कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं, पाठ्य योजना में जो शामिल नहीं होता, योजना की दृढ़ता है, शिक्षार्थियों का ज्ञान है, या फिर उद्देश्यों की स्पष्टता है, शिक्षण का ज्ञान है। तो यहाँ पे योजना की जो दृढ़ता होती है ये पाठ्य योजना में शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर, इसको खुद एक अध्यापक को बनाना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 88 में है, यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। तो एक शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, तो इसका अर्थ, ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा बड़ा है, चलिए दिख रहा होगा।
तो इसका तात्पर्य या इसका अर्थ ये होता है कि उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वह छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जो लिखा गया है, ये व्यापक शब्द है ना, तो ये व्यापक शब्द के अलावा जो है किसके द्वारा समर्थित किया जाता है? व्यापक शब्द किसके अलावा समर्थित किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में व्यापक शब्द जो है ये बुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रकरण सिद्धांत, सभी के जो है सिद्धांतों पे रखा गया है। और इसका ऑप्शन जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और यही जो है मानसिक योग जो है प्राथमिक मानसिक योग्यता के सिद्धांत के द्वारा समर्थित किया जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे 90 नंबर की तरफ। शिक्षकों को सतत शिक्षा से लाभ होता है, तो किसमें लाभ होता है? चलिए देखते हैं। 90 का बी, तो उससे नवीन ज्ञान को समझने में सहायता मिलती है। यही इसका जो है सतत शिक्षा से लाभ होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का प्रश्न है। यहाँ पे इसमें जो है ये आपका वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? चलिए देखिए क्या कहा है इन्होंने, वाइगोस्की द्वारा क्या कहा गया है। इन्होंने भी विकास बालक के विकास के बारे में कहा है। और ये जो है इनकी सिद्धांत जो है हमारे जिन प्याजे साहब से थोड़ा मिलती जुलती है। बस इन्होंने सांस्कृतिक सामाजिक को लेकर के बात कहा है और उन्होंने जो कहा है वो बालक के खुद से विषय में कहा है। ठीक, तो यहाँ पे 91 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा बात करते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार अगर बात करते हैं तो बालक का विकास सामाजिक अंतः जो है क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। देखिए ऑप्शन कौन सा इसका सही है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो क्रियाओं का उत्पाद होता है अंतः क्रियाओं का। ठीक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो ये कहाँ सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, श्रेष्ठ जन से सीखते हैं, या इन सभी से सीखा जाता है। तो बात करते हैं सामाजिकरण की। तो सामाजिकरण के विषय में जो हमारे ऊपर के प्रश्नों में हमने देखा वाइगोस्की के माध्यम से, तो ये जो है सामाजिक विषयों में उन्होंने जो है विकास को बताया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इन सभी से ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गार्डनर ने 7 जो है अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? 4 यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया है, 7 दिया गया था, इसमें से एक नहीं है, ये बताना है। तो ये भावनात्मक अभियोग्यता जो है ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर, जिसमें कहा गया है कि मानव जाति में वे कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं जो उसकी अलग पहचान कराते हैं मानव की। तो यहाँ पे अगर इसकी अलग पहचान होती है तो आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतर्क्रिया के माध्यम से होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि है, तुलनात्मक विधि है, या फिर विकासीय विधि है, या फिर सांख्यिकी विधि है। चलिए तो बात करते हैं बच्चे की वृद्धि और विकास की। तो सबसे अच्छी ये जो विधि होती है ये विधि होती है विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, विकासीय विधि। अगला प्रश्न 96, इसमें ये जो शब्द लिखा गया है PSRN जो कि विकास से संबंधित है, तो इसका पूरा नाम बताना है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कौन करता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है।
तो PRSN का पूरा नाम जो होता है वो पहले P से प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके बाद सॉल्विंग हो जाएगा, फिर रीजनिंग होगा एंड न्यूमेरसी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरसी। ऑप्शन नंबर पहला ही, इसको हिंदी में समस्या हल, फिर तार्किकता व आंशिक क्षमता, पहला ही राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा कर दें जिससे स्पष्ट दिखने लगे। चलिए, बच्चों के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? सिरस्थ सिद्धांत का तात्पर्य है कि सिर से पैर की ओर जो सिद्धांत होता है उसमें कौन सा कथन या कौन सा यीशु के अनुसार सही है। तो यहाँ पे ये सिर विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, इसका तात्पर्य यही होगा। ऑप्शन नंबर जो है पहला ही राइट आंसर होगा। मैंने पहले ही कह दिया था कि जो सिर से शुरुआत होती है और पैर तक चलती है उसी को सिरस्थ सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक चीज सेंटेंस लिखा गया है और सेंटेंस है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। ठीक, तो ये जो शब्द लिखा गया है, वाक्य लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक, क्या हो रहा है, ये जो लिखा गया है इसमें पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन कौन सा है? ध्यान से फिर पढ़ लीजिए, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। तार्किक रूप से किस अवस्था में सोच सकता है? 4 अवस्थाएं उन्होंने बताया है, तो उसका कौन सा ये अवस्था है ये बताना है। चलिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन तो दिख ही रहा है। तो यहाँ पे जब बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो वो जो है कंक्रीट ऑपरेशनल में होता है। इसका तात्पर्य है मूर्त संचालन प्रक्रिया में होता है। तीसरी अवस्था में अपने वो होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो समयकाल है वो जो है समयकाल है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा समयकाल है। पहला समयकाल है जन्म से लेकर के 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 4 वर्ष और तीसरा जो है 4 से 7 वर्ष है। उसके बाद फिर 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक जो है ये है। चलिए बता देते हैं, 7 से 11 वर्ष तक है जो है मूर्त संचालन प्रक्रिया की। ठीक, उसके बाद फिर अगला जो बढ़ता है वो अमूर्त या अनौपचारिक संचालन में आ जाएगा। अगला प्रश्न होता है, अभियोग्यता के संबंध में सही कथन कौन सा है? 1 मिनट, चलिए दिख रहा होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे सभी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अभियोग्यता के संबंध में सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न 100 नंबर का है और इसमें पूछा गया है कि सहयोगिता रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं जो हैं संबंधित नहीं होती हैं? चलिए देखिए किसमें संबंधित नहीं होती हैं। जहाँ पे सहयोगिता रणनीति की श्रेणी आती है, स्वीकार्यता होती है, प्रतिरोध होते हैं, क्रांति होती है या फिर अनुकूल होती है, अनुकूलन। तो यहाँ पे 100 नंबर में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे क्रांति होती है, यहाँ पे ये संबंधित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर के प्रश्न आपको देखने के लिए हम मिलेंगे। यहाँ पे इसके प्रश्नों को थोड़ा तेजी के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन को हम लोग बताते रहेंगे, हम बताते रहेंगे, आप लोग मिलान करते रहेंगे। ठीक, चलिए देखिए, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे जो ये लिखा गया है इब्राहिम प्राइज पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति को, जो कि अफ्रीका के सर्वोच्च पुरस्कार है, उसको दिया गया है? तो ये है आपके नाइजर के। ऑप्शन नंबर पहला ही नाइजर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? चलिए देखिए, तो दुनिया का यह सबसे बड़ा बांध परियोजना है जिसने चीन में इसको बनाया है, वो कौन सी नदी है? तो वो है आपकी यारलुंग जांगबो। ऑप्शन नंबर बी यारलुंग जांगबो नदी पे बनाया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 103, भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? विश्व बैंक है, एडीबी है, आईसीआईसीआई है या फिर आईएमएफ है? तो ये है आपके विश्व बैंक के द्वारा योजना को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 104, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी
ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मुंबई है, बेंगलुरु है, फिर नई दिल्ली है या हैदराबाद है? चलिए ऑप्शन बताइए। तो यहाँ पे जो है आपका जो सही हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बेंगलुरु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु को इसमें पहले स्थान पे रखा गया है जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आते हैं। बी ऑप्शन बेंगलुरु सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, यह सिप्री जो है द्वारा जारी रिपोर्ट में के अनुसार 2016 से लेकर के 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? सऊदी अरब है, रूस है, चीन है, यूएसए है? अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जान गए हैं। अमेरिका जो है सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है हथियारों के मामले में रहा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया है? केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो सबसे अधिक केला होता भी कहाँ पे सभी लोग को मालूम ही है। तो चलिए देखते हैं, केला होता तो अलग जगहों पे है, ठीक। तो यहाँ पे तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। तो केला महोत्सव का आयोजन जो किया गया है हाल ही में वो आपके उत्तर प्रदेश में अपने किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर। लेते हैं 107 को। 107वें में हाल ही में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? यहाँ पे नाम है मार्क रूटे और ये किस देश के हैं जहाँ पे चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं लगातार वो भी? तो ये है ऑप्शन नंबर नीदरलैंड के। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड। बात करते हैं, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास चमेमतज फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है? फ्लैग VI भी कह सकते हैं इसको, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ये नाम आपको याद होना चाहिए। 1 मिनट ऑप्शन भी दिखे जिससे कि सभी ऑप्शन। तो यहाँ पे UAE संयुक्त अरब अमीरात को जो है में आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी UAE संयुक्त अरब अमीरात इसका पूरा नाम है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई है? असम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है? तो पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई है वो आपके असम में किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला ही असम इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी फटाफट आंसर को देते रहेंगे और कोई भी प्रश्न छूट जाता है या कोई गलत हो जाता है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में और बताएंगे, ठीक। तो चलिए बताइए 110 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें पूछा गया है ना लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का जो स्थान है वो 86वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का 86 राइट आंसर हो जाएगा। वो भी ना लेवी इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, और आप लोग सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें जिससे कि उनको भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल सके। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिए जिससे कि जब भी हमारा प्रैक्टिस सेट आए आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखिए इस प्रश्न को। इसमें है, हाल ही में कौन सा देश सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? मतलब अपने ही देश में कौन सी सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है ये बताना है। गुंजन सक्सेना है, जोया अग्रवाल है, अवनी चतुर्वेदी है या फिर आयशा अजीज है? अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे सबसे कम उम्र में महिला पायलट जो बनी है वो है आयशा अजीज। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, आयशा अजीज सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 6 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जिसमें भूमि से जुड़े विवाद को कम किया जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए, नई नागरिकता नीति जो है पास ही हुई थी 2020 में। तो ये जो है किस विदेशी निवेश को आकर्षित करने का उद्देश्य था यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे ये उद्देश्य जो था संयुक्त अरब अमीरात का था। ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर के रूप में जिन्हें नामित किया गया है या जो बने हुए हैं वो हमारी जमशेद जी टाटा जी हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसके डी राइट आंसर हो जाएगा।
और ये भी दुनिया में सबसे बड़े दानवीर के रूप में उभर के आए हुए हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? लॉकडाउन को, लोकतंत्र को, संविधान को, आत्मनिर्भरता को? अच्छा प्रश्न है। आप लोग को 2020 में लॉकडाउन भी लगा था, तो यहाँ पे आत्मनिर्भरता जो है चुना गया था हिंदी में वर्ड ऑफ द ईयर को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आत्मनिर्भरता सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर पहला है तमिलनाडु, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? 117 की बात करते हैं तो यहाँ पे नाओमी ओसाका सर्वश्रेष्ठ इन्होंने ही खिताब को जीत लिया है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया है मध्य प्रदेश में। एक मिनट मध्य प्रदेश नहीं होगा भाई, यहाँ पे चौथा ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कर्नाटक होगा। ठीक, कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। चलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम SHAD शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? अमेरिका है, जापान है, इजराइल है या फिर फ्रांस है? तो ये जो है आपका इजराइल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का इजराइल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना ने तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल कर लिया है, तो उसका नाम क्या है? INS खंडेरी है, INS करंज है, अरिहंत है व फिर INS कावेरी है? तो उसका नाम है INS करंज। तीसरी जो है पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। वर्तमान में 6 पनडुब्बियाँ जो हैं हमारी भारतीय तटरक्षक नौसेना के पास मौजूद हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये तीसरी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो ये जो है सोमन वांगचुक के द्वारा निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परावैज्ञानिक किरणों में मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी है? तो ये जो बनी है लखनऊ मेट्रो बन गई है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया, वो किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो माइकल सोमारे का जो है निधन हुआ है, वो जो हम प्रधानमंत्री थे उस देश का नाम है पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है वर्तमान में यहाँ के जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने कार्यभार संभाला है वो उनका नाम क्या है। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पापुआ न्यू गिनी। आप लोग बताएंगे इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाह समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? या किसे बनाया गया है? तो ये है हमारे अजय मल्होत्रा जी, जिनको संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाह समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा और वो भी भारतीय हैं, अपने ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इसका अजय मल्होत्रा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया है? तो क्रिकेट टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया? 1 मिनट, चलिए, RBI के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा या फिर IMF के द्वारा? तो ये जो मनाया गया है वो RBI के द्वारा मनाया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा और वो भी 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य मनाया गया है, लगभग 1 साल हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र का स्थापना की जाएगी? तो फूल प्रसंस्करण केंद्र जो खुलने की घोषणा किया गया है वो राज्य है
कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ये नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं उन्हीं को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? जापान है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, मॉरिशस है। तो यहाँ पे ये जापान के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। 130, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो पहला देश है वो घाना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। और रीजनिंग में आप लोग जो है इसको देखिए, मिलाइए, करिए, हम ऑप्शन को बता दे रहे हैं, ठीक, आप लोग सॉल्व करिएगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बता ही देते हैं। तो यहाँ पे इसका 20 होता है, टी का क्रमांक संख्या 20 होता है, आई का 9 होता है, एम का 13 होता है, इसका 5 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसका भी कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए, 32 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो डी ऑप्शन दक्षिण दिशा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर में, 33 नंबर भी है, पढ़िएगा, और ये थोड़ा लंबा है, ऑप्शन बता देते हैं, मिलान करिएगा हमारे ऑप्शन से, सही होगा, ठीक। तो सी ऑप्शन दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 के बाद 34 नंबर पे चलते हैं। 34 नंबर में यहाँ पे जो है कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, और कथन निष्कर्ष दिख ही रहा है और ऑप्शन भी दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो डी ऑप्शन इसका पहला और दूसरा कोई भी निष्कर्ष का पालन यहाँ निष्कर्ष पालन नहीं कर रहा है, ठीक। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 135 नंबर। 135 नंबर भी जो है कथन निष्कर्ष से लिया गया है। तो यहाँ पे कथन पढ़िए और निष्कर्ष आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ना तो फर्स्ट धारण है, ना ही सेकंड अंतर्निहित है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कंप्यूटर का प्रश्न है। कंप्यूटर के प्रश्न को थोड़ा सीरियसली लेकर सॉल्व करेंगे। चलिए संगणक, संगणक को अंग्रेजी में कंप्यूटर कहा जाता है, हिंदी में संगणक कहा जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला है संगणक टर्मिनोलॉजी में जो है किसका अभिप्राय है? तो अभी जो है मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें इसको जो है हिंदी नाम कंप्यूटर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होते हैं उन्हीं को संगणक टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्पेस तो का अभिप्राय है। तो यहाँ क्या भर दिया जाएगा भाई? जिसका अभिप्राय है कुछ भी भर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपको ढूंढना है, ठीक। तो यहाँ पे EEPROM का अभिप्राय है कि इलेक्ट्रिकली इरेजिवेबल प्रोग्रामेबल रीडर ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर इसका जो है ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है MICR का अभिप्राय क्या है? तो इसका जो अभिप्राय है या आशय है वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पूरा नाम ये है, ठीक। अगला प्रश्न है इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। माउस पैड जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो सेलेक्टेड डिवाइस होता है ना कि इनपुट डिवाइस, ठीक। तो चलिए डी के 139 के बाद 140 पे चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा एक्सेस मेथड कैसेट टेप को एक्सेस करने की युक्ति होती है? तो ये जो है ये सिक्वेंशियल है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्वेंशियल। अगला प्रश्न है प्रबंधन एवं जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के प्रश्न है। ऑप्शन चलिए ऑप्शन देख लेते हैं और प्रश्न भी दिख रहा है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उन्हें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो किस तरह से कर सकती है चलिए देखते हैं। 141 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है
आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? तो देश की अगर दिशा बदलनी है तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है इसमें? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। शिक्षकों के संरचनात्मक कार्य को ही यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छात्र समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्र समिति का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो छात्रों को सामाजिक वृद्धि के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं 144 को। 144 में है, अध्यापक को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक होना क्यों आवश्यक होता है? जिससे वह नेता बन सके, जिससे वह अपना विकास कर सके, जिससे वह समाज की धरोहर को जीवित रख सके, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा सबसे सटीक, वो जिससे वो समाज की धरोहर को जीवित रख सके। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के सामाजिक मूल्यों के प्रति उसे जागरूक होना सबसे आवश्यक होता है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले के प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न, यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे उस समय? मान लीजिए आप कोई अध्यापक हैं और छात्र को पढ़ा रहे हैं और वो ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करता है तो आपको उस समय आप क्या करेंगे? तो ये होगा कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। एक मिनट, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, उसे बतलाएंगे, मतलब उसको समझाएंगे कि जो है ये सबसे अच्छी सर्वोत्तम नीति है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मिनट, चलिए, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण कौन सा है? कुसुमायोजन है, मानसिक मंदता है, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना है, या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिक का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर पे बढ़ते हैं। 147 नंबर का नेतृत्व क्या है? तो चलिए बताइए नेतृत्व क्या है इसमें? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रभुत्व का स्वरूप जो होता है, ये ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? चलिए, ऑप्शन दिख रहा होगा, एक मिनट, नहीं दिख रहा है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आप दिख रहा होगा आप लोग को, बताइए कौन सा है। तो यहाँ पे विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना ही जो है इसका उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। दंड को प्रेरणात्मक रूप से प्रयोग करने संबंधी सबसे अधिक अनुपयुक्त उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन देखिए और बताइए ये क्या हो रहा है। पहला ऑप्शन चलिए यहाँ पढ़ लीजिए, ये शिक्षक छात्र संबंधों को नष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, माफ कीजिए, अगला ऑप्शन है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है, ये उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। इसमें लिखा गया है कि विद्यालय संगठन की विशेष पहचान क्या है? चलिए, ऑप्शन दिख रहा होगा। तो विद्यालय संगठन की जो सबसे विशेष पहचान होनी है वो कौन सी होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप लोग चारों पढ़े होंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो लिखा गया है, शिक्षण हेतु शिक्षकों की तैयारी करना ही इसका जो है पहचान होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सही। सी ऑप्शन सही होने के साथ यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को जो है कवर कर चुके हैं। देखिए 150 हो गया, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न जो हैं सही हुए हैं, अगर संस्कृत के और मैथ के प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में और बताएं, और सेशन को शेयर कर दीजिए मित्रों के साथ, जिससे उनको भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।